साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो दोस्तों, भोजन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, भोजन कैसा हो, यानी कैसा भोजन हो ताकि हमारे शरीर को उचित विकास मिल सके। तो दोस्तों, उसके लिए एक टर्म आती है संतुलित आहार। यानी संतुलित आहार क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और उसमें कौन कौन से अवयव शामिल हो ताकि वो संतुलित आहार कहलाएं। तो दोस्तों, संतुलित आहार में हमारे 6 पोषक तत्व शामिल किए गए हैं। अगर वो 6 पोषक तत्व उचित मात्रा में उस भोजन में उपलब्ध है तो वो भोजन संतुलित भोजन है। अब उचित मात्रा यानी न तो वो ज़्यादा हो न वो कम हो, यानी उनकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति को 2500 कैलोरी और वयस्क महिला को 2000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो भोजन उस आवश्यकता को पूरी कर सके तो वो संतुलित भोजन है। अब वह 6 पोषक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों, वो 6 पोषक तत्व हैं। सबसे पहले आएंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। ये 6 पोषक तत्व हमारे भोजन में होने चाहिए। अब यानी मोटे मोटे हिसाब से भोजन में 2/3 भाग कार्बोज, वसा 1/6 भाग, प्रोटीन, लवण व विटामिन 1/6 भाग, और जो पानी है वो पूरे दिन भर में 2 लीटर या 8 गिलास होना चाहिए, तभी वह भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। अब जो वो 6 अवयव है भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण, उनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहले वो घटक जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और दूसरे वो घटक जो हमारी उपापचय नियंत्रक या हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो जो ऊर्जा उत्पादक घटक है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन है, जबकि जो उपापचय नियंत्रक या मेटाबॉलिज्म कंट्रोल है वो जल और खनिज लवण है। यानी वो ऊर्जा देंगे और ये जो हम भोजन करेंगे उसकी जो पचने की जो क्रिया है उसको नियंत्रण में करेंगे जल और खनिज लवण। वो कैसे करेंगे हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो ऊर्जा उत्पादक है उनमें पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बनिक यौगिक है या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। दोस्तों, ये टर्म थोड़ी बड़ी है लेकिन हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों मीठी शर्करा और जो मीठी नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मीठी नहीं लगती वो शर्करा। तो दोस्तों, जो मीठी शर्करा होती है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं, और दोस्तों ये मोनोसेकेराइड होते हैं। जबकि जो दूसरी वाली शर्करा है उसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आते हैं। ये पॉलीसेकेराइड होती है, यानी ये ग्लूकोज की चेन से मिलकर बने होते हैं। मैं दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दिया होगा, वो आप देखना। उसमें मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का बताऊंगा। अभी यहाँ सिर्फ मैं भोजन के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों वो स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में मिलता है, और जो मांस या एनिमल या जीव होते हैं उनमें वो ग्लाइकोजन के रूप में उनके यकृत में एकत्रित रहता है। अब कोई शाकाहारी है तो वो स्टार्च का सेवन करेगा, यानी आलू खाएगा, चावल, मक्का, ज्वार, जो जितने भी अनाज हैं वो कार्बोहाइड्रेट के
प्रचुर स्रोत होते हैं। और अगर कोई मांसाहारी है तो उसको वो ग्लाइकोजन के रूप में मिलेगा। आप हमेशा याद रखें कि जो संचित भोज्य पदार्थ है शर्करा के रूप में, वो पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में और जीवों में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अब एक और यहाँ आप ध्यान दें कि एक और शर्करा होती है, वो होती है सेलुलोज, जो कोशिका भित्ति में पाई जाती है। और सभी पेड़ पौधे हैं और मनुष्य सभी ये कोशिकाओं से मिलकर बने, तो कोशिका भित्ति में सेलुलोज मिलता है और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही मिलती है। तो वो सेलुलोज भी तो हम अंदर ले रहे हैं। तो दोस्तों वो सेलुलोज हम खाते हैं तो उसको हम नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि जब मानव आदि मानव था तब उसमें अपेंडिक्स जो अपनी बड्डियाँ आता है, अब उसका एक अवशेषी अंग है, वो उस टाइम सक्रिय थी, तब हम उसको पचा लेते थे। लेकिन अब हम भोजन को पकाकर खाने लग गए हैं तो हम सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं, वो हमारी बॉडी से वैसा का वैसा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों कितना हम कार्बोहाइड्रेट लें, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो हमें 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे कुल भोजन का 45 से 65% होना चाहिए, अगर हम 2000 से लेकर 2500 किलो कैलोरी ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गुड़, शक्कर, शहद, आलू, अंगूर आदि को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए ताकि हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिल सके। अब कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है ताकि हमारा शरीर सभी कार्य आसानी से कर सके। अब दोस्तों वसा क्या है? वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है और ये जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर है। दोस्तों एक केमिस्ट्री की टर्म है, लेकिन आपको याद तो रखनी पड़ेगी। और अगर हम प्रतिदिन हमारी 2000 कैलोरी की जरूरत है तो हमको 70 से लेकर 95 ग्राम फैट युक्त भोजन करना पड़ेगा। यानी हमें 360 से 855 कैलोरी तो हमें वसा से लेनी पड़ेगी। और इसके प्रमुख स्रोत मक्खन, मूंगफली, घी, जो तेल है, और जंतु वसा, अगर कोई मांसाहारी तो उसको ले जंतु वसा, और सूखे, यहाँ पे सॉरी वसा हो गया, यहाँ पे सूखे मेवे, जो हम सूखे मेवे जितने भी बादाम, काजू, अखरोट, ये सभी वसा के स्रोत हैं, हमें इनका सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों ये कार्य क्या करती है? तो दोस्तों जो फैट है वो ऊर्जा देने के साथ साथ हमारे जो ताप अवरोधक का भी कार्य करती है। जो हमारी जो त्वचा होती है उसकी जो नीचे एक लेयर होती है उसको एडिपोज बोलते हैं, ये वहाँ पे संचित रहती है और ये हमें ठंड से हमें बचाती है। और एक और बात जो मैंने आपको विटामिन बताई थी, विटामिन वाला जो वीडियो है मैंने आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना। मैंने उसमें बताया था कि ए, डी तथा ई ये विटामिन इसी में ही घुलते हैं और हमारे शरीर में संचित रहते हैं, इसलिए भी हमारे वसा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटीन, दोस्तों अगर आपको शरीर का संपूर्ण विकास करना है तो आपको प्रोटीन का सेवन करना होगा। अब प्रोटीन क्या? दोस्तों प्रोटीन होते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं। हमारे 28 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, उसमें से 14 प्रकार के आवश्यक और 14 प्रकार के अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, ये बाहर पेड़ पौधों में बनते हैं और ये हमें बाहर पेड़ पौधों से लेने पड़ते हैं। जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारा शरीर नहीं बना लेकिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ये एमिनो अम्ल मिलके, जो एमिनो अम्ल मिलके पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड, और पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो याद रखें इनका जो मोनोमर होता है वो होता है एमीन, यानी एमीन से ही प्रोटीन बनता है और फिर पेप्टाइड बनता है और ये हमारे शरीर को मिलते हैं। अब हमें कितना लेना चाहिए? अगर हमें 45 ग्राम महिलाओं को और 55 ग्राम प्रत्येक पुरुष को रोज किसी न किसी माध्यम से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब हमें कहा गया कि जो सोया, अगर कोई शाकाहारी है तो उसको सोयाबीन और दूध से बने उत्पाद लेने चाहिए भोजन के रूप में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य एक तो एंजाइम है और अपने हार्मोन है। मैंने हार्मोन भी आपको बताए थे कि जो हार्मोन होते हैं जैसे थायरोक्सिन और एड्रेलिन और ये जितने भी है ये सभी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। और ये हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, वो भी प्रोटीन के ही मिलके बने होते हैं।
और ये एक प्रकार का परिवहन भी हमारे शरीर में करते हैं, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अब दूसरे जो जो चौथे नंबर के हैं वो है विटामिन। दोस्तों विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमें शरीर में बहुत अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता उतनी में अगर कम में रह जाए तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाती है और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी जो कार्बनिक रसायन है उससे मिलके बने होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं मैंने आई बटन में वीडियोस दे दिया है, वहाँ देख लें, और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो भी आप आराम से वहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम थोड़े से एक एक विटामिन की चर्चा कर लें कि जो विटामिन ए है हमें गाजर खानी चाहिए ताकि हमें विटामिन ए मिले, आंवला खाना चाहिए ताकि हमें विटामिन सी मिले, धूप में बैठना चाहिए ताकि विटामिन डी मिले, और हमें प्राकृतिक पानी भी पीता रहना चाहिए ताकि हमें मिले विटामिन B12, और केले खाने चाहिए ताकि हमें मिले विटामिन B7, और हमें सेब का सेवन करना चाहिए ताकि हमें मिले विटामिन B9, और लोहे युक्त जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हमें खानी चाहिए ताकि हमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी हमें भरपूर मात्रा में मिले और हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अब हम उन पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं जो उपापचय को नियंत्रित रखते हैं। जैसे हमने सुना ही है कि हमें रोज, अब हम बात कर लेते हैं जल के बारे में। जैसे हमने सुना कि हमें खूब जल पीना चाहिए, तो यानी खूब जल कितना पिए, यानी हमें रोज 2 लीटर या 8 गिलास जल हमें रोज पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जल की कमी ना हो। क्योंकि अगर जल की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो सारे पोषक तत्व वो हमें जल में घुलते हैं, तो वो उससे हमारी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ा जाएगी और हमें जो जितने भी पोषक तत्व हमारे आहार नाल या पाचन तंत्र में तो चले जाएंगे, लेकिन पानी की जो कमी हो जाएगी तो उस वजह से वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें पानी का खूब सेवन करना चाहिए, लेकिन 2 लीटर तक ही, ताकि हमें निर्जलीकरण की समस्या ना हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे खनिज लवण की। तो दोस्तों खनिज लवण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो खनिज लवण कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे आयन पंप होते हैं। आयन पंप यानी जैसे आपने सुना हो कि सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम मैग्नीशियम पंप। अब इनका वर्क क्या होता है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम पंप है ये जो अपना जो ग्लूकोज होता है उसको हमारे रक्त में ले जाने का कार्य करता है, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम पंप होता है ये अपनी हृदय की पेशियों को कंट्रोल रखते हैं। तो उससे हृदय की पेशियों को ये कंट्रोल रखते हैं ताकि हमें हमारे दिल को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उनके अलावा भी जैसे बहुत सारे जो खनिज लवण है वो क्या क्या कार्य करते हैं हम एक बार देख लेते हैं। अब जो सोडियम है वो हमें सोडियम क्लोराइड तक मिलता है, हमें 8 से 10 ग्राम आराम सोडियम क्लोराइड खाना चाहिए ताकि हमें उससे सोडियम मिल सके। और जो गंधक या सल्फर है वो हमारे त्वचा के लिए बहुत आवश्यक है, यानी इसकी कौन से त्वचा फटने लग जाती है तो, और एमिनो एसिड वो भी इसी से बनते हैं, तो इसलिए गंधक भी भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। और जो कैल्शियम है ये फास्फोरस के साथ मिलके यानी हाइपोक्लोराइट एक बनाता है जिससे हमारे हड्डियों का निर्माण होता है। और फास्फोरस ये जो कोशिका कला होती है हमारी, यानी जो जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, उसमें ये फास्फोलिपिड का निर्माण करता है जिससे वो लचीली रहती है ताकि जब भी हमारे शरीर पे किसी प्रकार का आघात लगे तो हड्डियों पर प्रभाव ना पड़े। चमड़ी और ये सब कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और सोडियम पोटेशियम मैंने आप पहले ही बता दिया था कि ये मिलकर एक पंप बनाते हैं। क्लोरीन, अब क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन HCl जो कि हमारा शरीर के जो जठर रस है उसमें HCl होता है, यानी हमारा आमाशय इसको स्रावित करता है स्टोमक, तो वहाँ पे ये उसका मेन HCl यानी क्लोरीन तो उसका मेन अवयव है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में HCl की कमी हो जाएगी तो उससे हमारा भोजन नहीं पच पाएगा। और पोषण के लिए यहाँ पे आयरन यानी लोहा रोज में 12 मिली लोहा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, यानी 12 मिली लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हीमोग्लोबिन का भाग है। हीमोग्लोबिन होता है वो पोरफायरिन वलय से बना होता है, उसके बीच में इस प्रकार से आयरन होता है,
फिर ये आयरन 4 ऑक्सीजन अणुओं का सेवन करके फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, उसकी वजह से हमें चक्कर आने लग जाएंगे। और ये हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट भाग है। और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में 14 से लेकर 17 ग्राम होना प्रति 100 ग्राम होना आवश्यक है। और दोस्तों आयोडीन, आयोडीन जो थायरोक्सिन हार्मोन उसका प्रमुख अवयव है, इसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है। अब मैग्नीज, ये वसीय अम्ल होते हैं जो भी वसा है उसके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो होगी संतुलित भोजन की बात कि संतुलित भोजन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर संतुलित भोजन ना मिले तो उससे क्या हो, उससे दोस्तों में कुपोषण हो जाता है। यानी कुपोषण क्या है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग है कुपोषण। दोस्तों जो कैल्शियम है अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, तो उसकी कमी हो जाएगी तो जो दूध पिलाने वाली माता है उनमें अगर उसकी कमी हो जाए तो उनकी हड्डियों से कैल्शियम निकलकर दूध में आएगा और ये सिचुएशन है वो ऑस्टियोमैलेशिया कहलाएगी, यानी उनकी हड्डियां कोमल हो जाएगी। और अगर हमें दूसरों को हो तो उनमें जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है, यानी हमें कैल्शियम की कमी से ये 2 रोग हो जाएंगे। और आयोडीन, आयोडीन की कमी से थायराइड रोग हो जाएगा। और एक और हो जाएगा बोनापन और मिक्सिडिमा, यानी आदमी बोना और मोटा हो जाएगा। और दोस्तों 2 जो गंभीर रोग हैं जो आम देखे गए हैं कुपोषण में, पहला है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, उसमें जो बच्चा होता है वो उसमें सूजन आ जाती है और वो मोटा मोटा दिखाई देने लग जाता है और उसकी तोंद बहुत बड़ी निकल के आ जाती है और प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। और एक होता है मरासमस रोग। मरासमस रोग में दोस्तों जो 4 मैंने आपको जो ऊर्जा देने वाले तत्व बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। अब इनमें क्या होगा कि जो प्रोटीन की कमी के साथ साथ इन तीनों की भी कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन की। तो इस वजह से जो जिसको ये होगा वो आदमी बिल्कुल उसका वजन कम हो जाएगा और वो मतलब जिसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा दुबला हो जाएगा, इसलिए इस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। और वो उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लग जाएगा। और दोस्तों एक विटामिन की कमी से भी होते हैं, तो मैंने विटामिन की कमी का एक सेपरेट, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके विटामिन से होने वाले रोग और कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वहाँ पे आप जाके देखें। अब दोस्तों अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यार सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अगर आपको इससे कोई क्वेरी करनी है तो ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।